ओके, सो इसमें देखो पहले चलो इसमें सबसे पहले यू हैव गैस लॉज, उनके बारे में है। तो गैस लॉज में अपने पास क्या क्या है, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अदर थिंग्स आर देयर। तो देखो गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। वन इज द प्रेशर ऑफ द गैस, अनदर इज द वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, देन क्वांटिटी। क्वांटिटी को केमिस्ट्री में किस टर्म्स में मेजर करते हो? मोल। मोल्स। तो क्वांटिटी यहाँ पे मेजर हो जाएगा मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में होता है? इट इज इन केल्विन। केल्विन। यस। सो अब इनके बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे, प्रेशर मतलब दो क्वांटिटीज का एट अ टाइम, और उन्हीं को हम बोलते हैं गैस लॉज। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज किया बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स ने क्या किया था, उसने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप निकाला था, एंड उस टाइम पर उसने मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। मोल्स एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखे। तो खुद ही बता सकते हो, जैसे कि ये पिस्टन वाला सिलेंडर है, प्रेशर कम है तो वो ऐसे होगा, और अगर तुम इस पे प्रेशर बढ़ा दो तो वॉल्यूम पे क्या फर्क हो जाएगा? हो जाती। कम हो जाएगी। सो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, सो इसी पे तुम्हारे पास बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, और यू कैन सिंपली राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ किसके और किसके बीच का रिलेशनशिप देता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। तो बताओ, अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक्सपेंशन होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ी जाएगी। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देन यू हैव गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर, गे-लुसाक्स लॉ। सो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उस टाइम पे क्या कांस्टेंट रखोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम और मोल्स। फिर उनके बीच में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड लास्ट तुम्हारे पास होता है एक एवोगाड्रोस लॉ, जो तुम कर चुके हो, मूल कॉन्सेप्ट में कर चुके हो। तुमने किया था ना, व्हेन यू टेक प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो 22.4 लीटर में 1 मोल आता है। तो यस, तो दैट इज व्हाट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन फिर से यहाँ पर हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट रहता है, देन इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, अब इन सबको गैस हम लोग जब सम अप कर देते हैं, मतलब इन सबको जब ऐड ऑन कर देते हैं, तो भी हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इन सबको सम अप करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दैट गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन दैट PV इज प्रोपोर्शनल टू RT, सॉरी NT, और उसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो इट बिकम्स NRT। PV is equal to NRT। उसमें से R जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? What is R called as? Gas constant. Yes, it is called as universal gas constant। तो जब PV is equal to NRT में यूज करना होगा तो R की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है? इट इज अराउंड 0.0821। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए, पर मोल केल्विन। इस कन्वर्जन फैक्टर पे हमें जो R की वैल्यू है ये इस वे में पुट करनी है। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या हो सकते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हो सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, दो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है, मतलब इसी फॉर्मूले को याद रखो एंड यू कैन इजीली गो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर तो तुम क्या करोगे, इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग करना, कुछ डाउट्स आता है यू कैन जस्ट टेल अस। जो मेन पार्ट है इसके बाद से स्टार्ट होता है, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो इसके बाद आता है जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, देन कम्स योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल
प्रेशर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये कब यूज करना होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? व्हेन यू हैव गैसेस का मिक्सचर, ओके, वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। जो गैसेस का मिक्सचर है वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। जैसे एयर में गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं या नहीं करती हैं? हम नहीं करती हैं। नहीं करती हैं। तो डाल्टन्स लॉ लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। एयर के लिए हम लोग लगा सकते हैं। मतलब हमारे जो गैसेस होनी चाहिए वो मतलब नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वेसल है, यू नो प्रेशर क्यों आता है? प्रेशर क्यों आता है किसी वेसल के अंदर? मैम जब उसके पार्टिकल एक्साइट होने लगते हैं। गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब सपोजिंग इस पार्टिकल के अंदर ए पार्टिकल्स हैं, तो ये कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द कोलिजन। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। और सपोजिंग इसके अंदर एक और गैस भरी हुई है बी गैस, तो बी गैस के भी पार्टिकल्स इसमें होंगे, तो बी गैस के पार्टिकल्स भी फोर्स लगा रहे होंगे। सो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रेशर। तो टोटल फोर्स मतलब ए पार्टिकल का फोर्स प्लस बी पार्टिकल का फोर्स, दैट विल बी गिविंग अस प्रेशर। ठीक है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा। ए पार्टिकल का फोर्स और बी पार्टिकल दोनों ही जितना फोर्स लगा रहे होंगे उसी की वजह से हमारा प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। फाइन। अब ए पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए पार्टिकल, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा कि तुमने कितनी क्वांटिटी में ए पार्टिकल्स को डाला है, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ज्यादा डाला होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स का कोलिजन होगा और ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और अगर कम डाला होगा तो क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या होगा? अगर कम ए के पार्टिकल्स होंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स होगा, कम कम फोर्स होगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग यही बोलते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर, जैसे ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, सो हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिला उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन, तुम्हारा कितना क्वांटिटी है अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिक्सचर है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। एक क्वेश्चन लेते हैं, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस ए, बी एंड सी। ए के सपोजिंग 2 मोल्स हैं, बी के 1 मोल है एंड सपोजिंग सी के 3 मोल्स हैं। ठीक है, और जब हमने इस वेसल का प्रेशर निकाला जिसमें ए, बी और तीनों सी थे, तो जो प्रेशर टोटल आ रहा था इट वाज कमिंग आउट टू बी 6 एटमॉस्फेयर। अब ये 6 एटमॉस्फेयर किसका कंट्रीब्यूशन होगा? किसका कंट्रीब्यूशन होगा? ए का भी प्रेशर प्लस बी का भी प्रेशर प्लस सी का भी प्रेशर, तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? ए के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, बी के पार्टिकल्स लगा रहे हैं, है ना? सो हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इन द टोटल प्रेशर? डिपेंड करेगा कितना अमाउंट में है। तो तुम कैसे निकालोगे? 2 मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल एंड इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर बोलो ए कंपोनेंट कितना प्रेशर लगा रहा है? 2 एटमॉस्फेयर। बी ऐसे ही निकाल के बताओ, बी कंपोनेंट कितना प्रेशर लगाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। एंड सी कंपोनेंट कितना लगाएगा? 3 एटमॉस्फेयर। Yes, so you can again do it. So इस टाइप के तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें यही सॉल्व करना होगा। सॉरी 3 एटमॉस्फेयर एंड नाउ यू कैन ऐड देम एंड चेक की टोटल 6 आर। सो जितने भी गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं वो सब मिल करके प्रेशर लगाते हैं, वो टोटल प्रेशर होता है। एक कंपोनेंट का प्रेशर निकालने के लिए तुम्हें उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे तुमने बोल दिया मेरे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ 20 मार्क्स ईच और तुम्हारा टोटल आया 80 मार्क्स। तो और उसके बाद में तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन था पर सब्जेक्ट, वो हम लोगों ने यहाँ निकाला है। फाइन, देन देयर इज अनदर वन। फिर उसके बाद एक और आता है, दैट इज योर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? लिटरल मीनिंग बताओ। What do you mean by diffusion?
Blending of gaseous atom, gas मिक्सिंग को हम लोग particles. बोलते हैं, मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मिक्स करने का मतलब क्या है? गैस को मूव करना पड़ेगा, गैस को मूव करना पड़ेगा। तो ग्राहम ने हमें क्या बताया था? गैस मूव करती है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी गैस कितनी हैवी है। अगर हैवी गैस होगा, गैस पार्टिकल्स अगर हैवी होंगे तो विल दे बी एबल टू मूव इजिली? No, ma'am. No. ma'am. So it is inversely related to the square root of molecular weight. ठीक है, दैट इज योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मतलब दो गैसेस का निकालना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। मॉलिक्यूलर वेट को और कैसे लिखते हो? हाउ डू यू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर वेट? वेपर डेंसिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय वेपर डेंसिटी? Ma'am, same. सेम होती है। Molecular weight by मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। Hydrogen सो यहाँ पर भी molecule. तुम ऐसे लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2। सो या तो क्वेश्चन में तुम्हें वेपर डेंसिटी दिया होगा या मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, या ऐसे दिया होगा कि एक गैस और दूसरे गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो 2:1 है। तो बताओ फिर क्या बोलते हैं, लाइक उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एंड ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे तुम्हारे पास यहाँ तक। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होती है डिफरेंट चीज, यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेनेटिव पार्ट स्टार्ट होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये जो इक्वेशंस है ना, मतलब PV इज इक्वल टू nRT, ये वैलिड होती है, लेकिन ये वैलिड होती है सिर्फ कुछ कंडीशंस के लिए। रियल में अगर हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी हमारी गैसेस हैं उनके ऊपर चेक करते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT वैलिड नहीं हो रहा है। वो कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज के लिए ही वैलिड होता है। तो हमने बोला जो गैस PV इज इक्वल टू nRT, या फिर ऐसे बोलो सारे गैस लॉज को फॉलो करेगी, उसे क्या बोलोगे? जो गैस सारे लॉज को फॉलो करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? यस, आइडियल गैस। सो जो गैस सारे लॉज को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई भी गैस ऐसी नहीं होती है जो सारे लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, अब इसका क्यों रीजन होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुम्हें कंडीशंस मिलेंगी, यहाँ पे ना कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे होंगे, लर्न दोस पॉइंट्स। आइडियल गैस की जो कंडीशंस हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स लिखे होंगे, वो तुम्हें लर्न करने होंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट लाइक कि बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 3 पॉइंट्स लिख दो, 2 पॉइंट्स लिख दो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैम, हाँ, मैम जो ये आप रेट ऑफ डिफ्यूजन के नीचे हमें फॉर्मूला लिखा है, उसमें R1 R2 रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन है। yes, R1 stands for rate of diffusion of gas 1 and R2 stands for rate of diffusion of gas 2. एंड मैम एक चीज और थी मैम, मैम ये गैस ग्राम्स, जो ग्राम्स लॉ है मैम, इससे पहले वो भी था एक्वस टेंशन करके भी एक चीज थी मैम, वो बता दीजिए। एक्वस टेंशन का मतलब ये होता है, एक्वस टेंशन का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे अगर तुम्हें प्रेशर ऑफ गैस मेजर करना है और वो गैस जो है ना वो एयर के ऊपर है, सॉरी वाटर के ऊपर है, तो क्या होगा उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब सपोजिंग ये एक वाटर, एक वेसल है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और इसके ऊपर गैस है, ठीक है, इसके ऊपर गैस कलेक्ट कर ली तुमने और फिर मैनोमीटर पे कनेक्ट किया, तो मैनोमीटर क्या शो करेगा? मैनोमीटर क्या शो करेगा? टोटल प्रेशर शो करेगा। टोटल प्रेशर मतलब वही डाल्टन्स लॉ वाली चीज लगानी है कि उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर आएगा और प्रेशर ऑफ गैस भी आएगा। ठीक है, ये जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है इसी को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। सो व्हाट विल बी द रियल प्रेशर ऑफ द गैस? एक्चुअल में कितना प्रेशर होगा गैस का? टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। यस, जितना हमारा मैनोमीटर शो कर रहा होगा माइनस योर एक्वस टेंशन, ये होता है। ओके मैम, अभी समझा? एक डॉट होता है पिछली स्लाइड में। हाँ,
मैम पिछली स्लाइड में एक डाउट और था बोलो। मैम, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने बताया कि 1/√ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के क्या नाम है, हाँ इनवर्स सॉरी, प्रोपोर्शनल मैंने यहाँ अंडर रूट लगाना भूल गई थी। यस मैम, यही माय पूछा मिस्टेक। मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, फाइन। सो ये तुम्हें कंडीशंस लर्न करनी है, आइडियल गैस की कंडीशंस क्या होती हैं वो लर्न करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ आइडियल गैस की कंडीशंस क्या होती है। ओके, अब देखो क्या होगा। आइडियल गैस में वो लोग अज्यूम करते हैं, उसकी कंडीशंस मैं धीरे धीरे तुम्हें बता रही हूँ एक एक। आई एम नॉट राइटिंग देम, यू विल लर्न देम, बट मैं एक एक कंडीशन को बारी बारी से बता रही हूँ। उसमें क्या होता है, आइडियल गैस अज्यूम करती है कि हर एक गैस पार्टिकल जो कि इस वेसल के अंदर मूव प्रेजेंट है, वो एक ही सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। बट डू यू थिंक विल इट हैपन रियल में? ऐसा होगा कि हर एक पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं मैम, कोई गैस भारी होगी, कोई यस, नो मैम। कोलिजन्स हो रहे होंगे। जैसे तुम कैरम खेलते हो, स्नूकर खेलते हो, तो हर एक बॉल एक ही वेलोसिटी से तो नहीं मूव करती है ना, कुछ अलग नो मैम, कंडीशंस हो जाती है ना। जैसे अगर यहाँ फंस गई तो थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाती है। सो एवरी पार्टिकल इन रियल गैसेस मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब तुम्हारे हर सब्जेक्ट में मार्क्स डिफरेंट आए हैं, सेम मार्क्स नहीं आए। तुमने मेहनत तो बराबर ही करी थी, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में सेम मार्क्स नहीं अचीव होते हैं। सो उसी तरीके से हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। तो अब कैसे एक्सप्रेस करें? तुम्हारे मार्क्स को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है? हर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स लेके आते हो, एवरेज में। कैसे करते हो? क्या? मैम एवरेज। एवरेज। तो उसी तरीके से बिकॉज बहुत सारी वेलोसिटीज आ रही हैं, तो हमको वेलोसिटी को एक क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है, तो हमने 3 तरीके निकालते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारे पास बहुत तरीके के मार्क्स आए तो हमने एवरेज निकाला, तो यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सारी वेलोसिटीज आती हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक होता है रूट मीन स्क्वायर, वन इज रूट मीन स्क्वायर निकालना। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर? उल्टा चलो। उल्टा चलो मतलब क्या करेंगे? v1 का स्क्वायर करेंगे। जितनी भी वेलोसिटीज आई है ना तुम्हारे पास, जितने भी मार्क्स आए हैं उन सब का स्क्वायर करो। फिर मीन का मतलब क्या है? एवरेज निकालो। और फिर रूट का मतलब क्या है? इसका अंडर रूट ले लो। इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। This is called as root mean square. तो you know kinetic energy will be dependent on temperature. ये तो तुमने क्लास में पढ़ा होगा 9th-10th में कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते थे ना कि जब हॉट फूड की स्मेल जल्दी पहुंच जाती है और कोल्ड फूड की स्मेल नहीं पहुंच पाती। व्हाट इज द रीजन? मैम रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है। क्यों हाई होता है? हॉट क्योंकि एक्साइटेड काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, क्योंकि एक्साइटेड कैन आई पार्टिकल्स से होते हैं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? यस मैम, बिल्कुल है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है। यस मैम। और मैं यहाँ वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, तो बताओ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRMS। सो दैट कम्स आउट टू बी, इसका जो फॉर्मूला है ना, ये याद कर लेना, 3RT/m। टेम्परेचर किस में रखोगे? मैम केल्विन। केल्विन में। m क्या है तुम्हारा? 0.0821 जो लिखा है। और m स्टैंड्स फॉर व्हाट? m is giving you what? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक ये तरीका होता है निकालने का। दूसरा तरीका होता है, मतलब अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो एक तरीका होता है एवरेज निकालने का, जो तुमने मुझे अभी बोला ही था। तो एवरेज कैसे निकालते हो? मैम टोटल अपॉन सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अपॉन n। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। सो अभी तुम्हें ये चीज नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसे नहीं दिया जाएगा इस पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी है और बताओ एवरेज क्या होगा। हम वो सब नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे एवरेज कैसे निकालेंगे? हमारे को एक टेम्परेचर दिया होगा और उस टेम्परेचर के लिए हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो क्या आती है यहाँ के लिए? V एवरेज के लिए आती है, दैट कम्स आउट टू बी √8/πRT/m। तुम्हें कैलकुलेशंस नहीं करनी है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, एग्जैक्ट इसका एप्लीकेशन ही सीखना है। बीच में क्या हुआ, कैसे किया सॉल्व, वो सब अपने को नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यूज लर्न करनी है।
और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से 4 में तुम्हारे 80% मार्क्स आए, 85% मार्क्स आए, और एक सब्जेक्ट में तुम्हारे सपोजिंग 75% मार्क्स आए, तो तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स लाने की क्या टेंडेंसी है भाई? किसी रीजन से तुम्हारे 75 आ गए, मे बी सिली मिस्टेक कर दी, बट तुम कितने प्रोबेबल कितने ला सकते हो? प्रोबेबल क्या है? तो दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल। मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। ज्यादातर पार्टिकल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल। फिर से तुम्हें उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, एंड दैट इज व्हाट 2RT अपॉन। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो बताओ क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर रेशियोज? होगा, बताओ कौन सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी शो करेगा, VRMS या फिर मोस्ट प्रोबेबल? हु विल बी द हाईएस्ट? हु विल बी शोइंग द हाईएस्ट वेलोसिटी? मैम VRMS। VRMS। क्यों VRMS? क्योंकि उसमें 3 का फैक्टर आ रहा है, बाकी सब में RT/m जो है वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। बाकी सब में देखो जो ये है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब वेलोसिटी निकाल ली तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी निकाल रहे हैं? एवरेज। तो इसका भी फिर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही याद रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। सो इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आइडियल गैस? So it is 3/2 RT। देखो मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। देखो R कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो देखो खुद से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, मोल्स पे डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बताओ? काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको अगर मुझसे बोला जाता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालें? बोलो क्या चेंज हो जाएगा? जल्दी से बताओ क्या चेंज हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए? 3/2 RT वॉल्यूम 3/2 R अपॉन Na इंटू T, ऐसे होगा? यस मैम होगा। Yes, ठीक ma'am. है, तो ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट आया उसका नाम था बोल्ट्जमैन, उसने बोला R अपॉन Na को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एज K, एंड दिस K इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन तुम्हें देखना पड़ेगा 1 मोल के लिए बोला है या फिर 1 मॉलिक्यूल के लिए बोला है, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज 3/2 kT। So here also it is proving that it only depends upon, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन। में होना चाहिए। टेम्परेचर मैम जैसे क्या बोल रहे हो? मैम जैसे इसमें हम लोग आइडियल गैस के लिए बोल रहे हैं, मैम गैस सिर्फ एक ही टाइप की होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही होगी, ऑक्सीजन ही होगी? बेटा आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होती है। ओके मैम। ठीक है, वो मैम तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कंसीडर करेंगे फिर? क्या चीज? मैम जैसे आइडियल गैस का कोई बोला जाएगा तो मैम मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कंसीडर करेंगे? जिसकी वैसे हाइपोथेटिकल गैस ही आइडियल गैस होती है, बट यहाँ पर तुम्हें वो कंडीशन दी जाएंगी जब हाइड्रोजन एज एन आइडियल गैस बिहेव कर रही है। जो रियल गैसेस होती है वो हर एक कंडीशन पे आइडियली नहीं बिहेव करती हैं। जब तुम्हें अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली वो तुम्हें उस कंडीशन उस टेम्परेचर पे पूछेंगे जब वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, सॉरी जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि तभी ये लॉज लगेंगे, अदरवाइज ये सब चीजें नहीं लगती। ओके मैम, थैंक यू मैम।
ठीक है, तो ये तब क्वेश्चन ही तब आता है, पूछा जाता है जब वो उस प्रेशर या टेम्परेचर कंडीशन में हो जहां पर वो आइडियली बिहेव करता है। फाइन। यस। अच्छा, अब देखो, एक होता है मैक्स, इसके बाद तुम्हारे पास बुक में होगा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। व्हाट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो इसके बाद तुम्हारी बुक में होगा एक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो लास्ट टेस्ट में मार्क्स आए थे उनको मैं रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं एक कर्व के फॉर्म में, एक कर्व के फॉर्म में। सो टेल मी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, तो 20 में कम मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे, और सपोजिंग 20 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। अब टेल मी, कुछ कभी इमेजिन करो और एक रफली मुझे एक नंबर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है 5 से बिलो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, 5 से बिलो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, एक रफ नंबर दो कुछ भी। 6. हाँ, मैम 5। 5 के आ जाएंगे, मैम 5 बच्चों के। 5 बच्चों के इतना पूरा टेस्ट परफॉर्म करके आओगे। यस मैम, आ सकते। 20 आउट ऑफ 20 कितने स्टूडेंट्स के आते हैं क्लास में जनरली, ये बता दो। 20 आउट ऑफ 20 कितने के आते हैं, 2 स्टूडेंट्स। तो 2 आउट ऑफ 22 मतलब फ्रैक्शन में बताओ, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट 1/11 करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो, जैसे मैंने बोला 20 आउट ऑफ 20, बहुत ही कम स्टूडेंट, जैसे तुमने बोला 1 या 2 के ही आएंगे, तो फ्रैक्शन कम होगा और मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 आउट ऑफ 20, 2 आउट ऑफ 20 का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो भी कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन कम है और मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मीडियोकर रेंज में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, टेल मी, ज्यादातर स्टूडेंट्स मीडियोकर रेंज में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। 50% ऑफ द क्लास 10 से 15 मार्क्स के बीच में ले आएगी कि नहीं ले आएगी, यस मैम, ला सकती है। ला सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादातर, मतलब तुम ऐसे आईआईटी में भी चेक कर लो तो उसमें भी यही होता है, ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीडियोकर रेंज में ही लाई करते हैं। कुछ एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लाएंगे, कुछ एक्सेप्शनली लो लाएंगे, ज्यादातर जो होते हैं वो मीडियोकर में ही लाई करते हैं। सो वही चीज यहाँ पर भी कंटिन्यू की है। जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो स्लगिश होते हैं, वेरी लेस फ्रैक्शन, और कुछ जो बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम मूव विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। सो बताओ, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा पार्टिकल शो करते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, या फिर रूट मीन स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबल। तो ये जो पीक है इस कर्व की, ये जो पीक है, पीक क्या रिप्रेजेंट करेगी इस कर्व की, पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब तुम्हें रेशियो निकालना आता है ना, ये 2:m है, तो टेल मी, जो हमारी एवरेज है वो कहाँ लाई करेगी, थोड़ा सा इसके आगे, क्योंकि वो बड़ी होती है थोड़ी सी, और रूट मीन स्क्वायर कहाँ लाई करेगी, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, और ये जो पीक है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या किया, टीचर ने थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, जो वीक स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट थे उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और जो मतलब एवरेज थे उनको थोड़ी कम मेहनत करनी स्टार्ट कर दिया, मेन फोकस इनके ऊपर था। तो जो ये स्टूडेंट्स थे जो थोड़े से कम मार्क्स ला रहे थे, अब ये क्या करेंगे, इक्वालिटी मेंटेन होने की कोशिश होगी कि नहीं होगी, यस मैम। इक्वालिटी मेंटेन होने की कोशिश होगी, ठीक है। इक्वालिटी मेंटेन होने की कोशिश होने का मतलब क्या है, जैसे ये टेम्परेचर T1 था, तो टेम्परेचर T2 पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल पहले इतने मार्क्स ला रहा था वो अब इतने लाने लगेगा, ये जो इतने ला रहा था वो इतने लाने लगेगा, मतलब सबके मार्क्स एक तरीके से देखो बढ़ गए, पीक का भी मार्क्स बढ़ गया, पीक भी थोड़ी सी दूर चली गई। लेकिन क्या हो गया, हमारा कर्व कैसा हो गया, फ्लैट या फिर स्टीप, फ्लैट।
सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस हम लोग इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स कर्व बिकम्स फ्लैटर. सो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारे पास कि फ्लैट वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर. इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. जितना फ्लैट कर्व होगा उतना लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम होगा तो कर्व हमारा स्टीपर होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कर्व हमारा तो फ्लैट है. फ्लैट होता है. कैन यू गेट द डिफरेंस? यस. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. उसके बाद में क्या होता है, हमारी जो गैस है, जो रियल गैसेस हैं, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को नहीं फॉलो करती हैं. रियल गैसेस डू नॉट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो उसके लिए हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कुछ करेक्शंस करते हैं. और जो करेक्शंस किए वो किसने किए? देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज वैन डर वाल. उसने करेक्शन किए, तो इसलिए वी कॉल इट एज वैन डर वाल्स इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो करेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, उसका रीजन मैं बताती हूँ. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये अज्यूम करती है कि गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं है. बट रियल में बताओ, गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होते हैं या नहीं होते हैं? मैम हो सकते हैं. यस हो मैम. सकते नहीं, होते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना था? मैम सुना था. हाँ, तो होते हैं ना. आइडियल गैस में उन्होंने अज्यूम किया कि नहीं होते हैं, बट हमने तो पढ़ा है ना बचपन से कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. यस मैम होता है. ठीक है. सो Yes, उन्होंने ma'am. क्या गलत अज्यूम किया? दे अज्यूम काइनेटिक, आइडियल गैस में ये अजम्पशन हुआ कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में होगा? बिटवीन गैस पार्टिकल्स तो होगा ही होगा. ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स तो होगा ही होगा, एंड प्लस बिटवीन पार्टिकल्स है, प्लस पार्टिकल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर. पार्टिकल एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अब मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और इसको वॉल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सो ये ज्यादा फोर्स से जाकर के टकराएगा या कम फोर्स से टकराएगा? ये जो पार्टिकल है, इट विल ज्यादा फोर्स. collide with more force. So that means collision with walls will be higher or lower? It will be with higher force. अगर higher force होगा तो pressure पे क्या change आएगा? Pressure will be higher or lower? Higher. Pressure will also be higher. तो ये इसकी वजह से pressure high हो जाता है. ठीक है, तो प्रेशर पे एक करेक्शन फैक्टर लगाना है. जो करेक्शन फैक्टर जब हम लोगों ने लगाया तो वो क्या हो जाता है? P इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, वेयर A स्टैंड्स फॉर व्हाट? मतलब ये है P ऑफ रियल गैस. ये है P ऑफ रियल गैस. तुमने बोला था सिर्फ प्रेशर लग रहा है, बट एक्चुअली प्रेशर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहे हैं. तो करेक्शन करो, तो रियल गैस का करेक्शन क्या होगा? ये होगा. और A का मतलब क्या हो गया? A is representing the attractive force between the particle and the wall of the container. Can you get it? प्रेशर रियल गैस का बढ़ जाएगा. आइडियल गैस का जितना प्रेशर तुम बता रहे हो उससे प्लस AN स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फैक्टर आएगा. Can you get it? यस मैम. ठीक है. अब दूसरा जो करेक्शन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने अज्यूम किया था वो ये था कि वो ये बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स है वो है ही नहीं. मतलब गैस पार्टिकल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते ही नहीं है, बट देयर इज वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स. होती है या नहीं होगी? कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, होती है ना. मैटर की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि भाई द सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो आप कैसे बोल सकते हो कि उनकी कोई स्पेस ही नहीं होगी, उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं होगा? ऐसा तो होगा ही नहीं. वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है? निग्लेक्ट करो, बट ऐसा नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा ही पड़ेगा.
मतलब इट इज समथिंग लाइक जैसे तुम फ्लैट लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं भाई हम इतना एरिया दे रहे हैं, बट रियल में क्या वो इतना एरिया देते हैं? हमें नहीं देते, क्योंकि हम वॉल्स तो बनाएंगे ही ना। वॉल्स का मतलब क्या है, मेरा एरिया चला गया कि नहीं चला गया? कम ऑन टेल मी, मेरा एरिया गया कि नहीं गया? यस मैम। चला गया। तभी तो हम बोलते हैं ना कारपेट एरिया बताओ, सही एरिया तो ये, क्योंकि वॉल्स वाला एरिया तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना दिस इज योर कारपेट एरिया। यस मैम। कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन, जैसे तुम प्लॉट खरीदते हो तो बोलते हैं हाँ इतना एरिया है, बट वो इतना एरिया हमारे काम का नहीं है, उसमें दीवारें खड़ी होंगी तो हमारा एरिया तो लूज हो रहा है ना। दैट्स व्हाट वी से कारपेट एरिया। या फिर ऐसे समझो कि मैंने बोला अच्छा ये तुम्हारा रूम है, इसके अंदर तुम घूम सकते हो, तो क्या तुम पूरे रूम के अंदर घूम सकते हो? एयर क्या पूरे रूम के अंदर फिल्ड होगी, या फिर रूम का वॉल्यूम माइनस फर्नीचर होगा? Tell me, रूम का room का वॉल्यूम माइनस फर्नीचर होगा ना, फर्नीचर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो Yes, वही ma'am. चीज है, हम लोग अभी तक जब तुमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया होगा तो तुमने वॉल्यूम क्या लिया होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट भाई वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं ऑक्यूपाई कर सकता। वो कितनी ऑक्यूपाई करेगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाई या लो? वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस विल बी क्या? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स। ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ द रूम ma'am. माइनस, मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्लॉट माइनस वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस मैम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वही हम लोगों ने फैक्टर लगाया है, दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस। उसके लिए हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, या फिर आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है माइनस एनबी। एनबी, एन स्टैंड्स फॉर कितने मोल्स पार्टिकल्स का लिया है, और बी स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ गैस पार्टिकल। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ा होगा तो तुम ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करोगे, और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो हम कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये दोनों करेक्शंस हम लोग लगाएंगे। तो बताओ अब हमारी रियल इक्वेशन क्या बन जाएगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर एन रियल गैस? प्रेशर करेक्शन लगाओ, तो P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। V की जगह क्या लगाओगे?